बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान के तहत हम इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर का ये दूसरा यानी देश का ये दूसरा हाइजीन प्ले पार्क गोरखपुर में बनाया गया है। गोरखपुर में आखिर हाइजीन प्ले पार्क की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए महसूस हुई क्योंकि गोरखपुर और बस्ती मंडल जो है वो लंबे समय से जापानी इंसेफ्लाइटिस से कहीं ना कहीं जूझ रहा है। ख़ासतौर पर जो मच्छर जनित जो रोग हैं उनसे कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो इसी के चलते जो है वो इसके बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। 2017 में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 60 बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन सरकार की कोशिश से और इस तरह से जो जागरूकता अभियान चलाया गया एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, उसी का ये नतीजा रहा कि इस साल जापानी इंसेफ्लाइटिस से कोई भी मौत नहीं हुई है। अब ये हाइजीन प्ले पार्क में है क्या, इसको अगर हम आपको बताएं तो ये आप देखिए कि तमाम सारे साफ़ सफाई से जुड़े हुए जो यहाँ पर स्टेप्स हैं, जो सुझाव हैं, उनको यहाँ पर दिया गया है। ये आप देख सकिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 3 तरीके के जो गेम हैं साफ़ सफाई से जुड़े हुए, उसको यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। इस वक्त हम इन बच्चों से बात करेंगे कि आखिर इस खेल में इन्होंने सीखा क्या। बेटा क्या सीखा इस खेल में? हमें इससे सीख मिली कि हमें जल्दी उठना चाहिए और हमें ब्रश करना चाहिए और हमें साफ़ पानी से नहाना चाहिए और हमें अपना बाल भी धोना चाहिए और हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए और क्लीन स्लीपर पहनने चाहिए और हमें नेल्स कट करने चाहिए और हमें हेयर कॉम करने चाहिए। आपने बेटा? हमने ये सीखा कि जैसे हम लोग कहीं भी गंदगी जगह पे जाते हैं तो हमारे हैंड्स और हमारे क्लोथ्स गंदे हो जाते हैं अगर हम लोग पार्क में भी जाते हैं तो। बट यहाँ पे हैंड वॉश यूनिट भी है तो हम लोग यहाँ पे हैंड वॉशिंग कर सकते हैं और ऐसे कहीं पार्क में नहीं होता है। और तो निश्चित तौर पर ये खेल तो है ही है। हम आपको वो दिखाते हैं कि आप देखिए हैंड वॉश कैसे अच्छी तरीके से किया जाए, इसके भी स्टेप्स को यहाँ पर समझाया गया है। तो इस पार्क में बच्चे आकर खेलें और खेलने के बाद जो साफ़ सफाई के तरीके हैं उसको खुद सीखें और उसके बाद में अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं, क्योंकि बच्चे जब कोई चीज़ करते हैं, बच्चे जब सीखते हैं उसको, तो फिर वो आसपास के बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो इन बच्चों पर पड़ता है। यही वजह है कि इन बच्चों को आप देखिए कि हाथ धोने के जो तरीके हैं वो बताए जा रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं अगर तो स्टेम स्टेशन है एक यहाँ पर जर्म डिटेक्टिव, एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म को बनाया गया है कि आखिर इसको जर्म को डिटेक्ट कैसे करें, क्या क्या चीज़ें की जाएं, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अमित शुक्ला है हमारे साथ में, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं बनेगा स्वस्थ इंडिया के, उनसे बात करते हैं। अमित जी क्या क्या इसमें है? ये जैसे हमने इसको खोला तो ये क्या? अच्छा, एक्चुअली जो जर्म डिटेक्टिव की बात करते हैं, जो बच्चों में जो जर्म्स हो जाते हैं ड्यूरिंग जब प्लेइंग स्टेशन पे खेलने के दौरान, तो कैसे उनको जर्म्स उसी पार्क में कैसे दूर करना है उसके बारे में। जैसे हैंड सैनिटाइजर्स, अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं तो सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, सोप्स का यूज़ करें। और यहाँ बैठ के बहुत सारे जो गेम्स हैं, गेम के माध्यम से जैसे गुड और बैड हैबिट्स क्या हैं हमारे लूडो गेम के माध्यम से, उसमें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें बच्चे सीखते हैं अगर सांप ने काट लिया तो क्या है, तो बच्चे एक फ़न करते हैं साथ में कि हाँ ये बैड हैबिट्स है, अगर सीढ़ी आई तो ये हमारी गुड हैबिट्स है। तो इस तरीके से इसमें घर और बाहर की स्कूल की साफ़ सफाई के बारे में गेम के माध्यम से सिखाया जाता है, जिसको और साथ ही साथ इसमें एक स्टेम एजुकेशन को भी यहाँ पे हम लोग प्रमोट करते हैं कि बच्चे घर में कैसे साबुन बनाना सीखें, स्कूल में कैसे साबुन बनाना सीख सकते हैं। इसके बारे में जैसे कि इसमें एक थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेना रहता है और थोड़ा सा हम डेटॉल डालते हैं और इसके अलावा एक कोई भी कुकिंग ऑयल 1 स्पून लेते हैं। फिर यहाँ पे एक सोपीडो गेम रहता है कि एक सोप बनाते हैं जिसके माध्यम से बच्चे तुरंत हैंड वॉशिंग कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसमें इंजॉय करते हैं कि हम, और इसके अलावा इसमें एक लेंस रहता है जिसके माध्यम से बच्चे देखते हैं कि हमारे जो जम्स जैसे इधर आइए बेटा, जैसे जम्स हैं वो कैसे दिखते हैं। तो इस तरीके से जम्स को देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको कैसे हमें हटाना है जम्स को, उसके लिए फिर हम हैंड वॉशिंग स्टेशन की तरफ जाते हैं। और इसके माध्यम से प्ले कार्ड के एक पजल्स है जिसमें ये दिखाया गया है कि कौन से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा। जैसे जो रेड जोन है यहाँ पे जम सबसे ज़्यादा होता है, फिर येलो है, जैसे वाइट है, वाइट में बहुत कम चांस होते हैं कि जम्स बचे। तो इसलिए इसके पजल्स के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और यहाँ पर सफाई पर ज़्यादा जोर होना चाहिए।
तो ये आप देखिए कि ये हाइजीन प्ले पार्क को बनाया गया है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर गोरखपुर कितना वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है यानी मच्छर और मक्खियों से जो होने वाली बीमारी है उसको लेकर ये काफ़ी संवेदनशील इलाका रहा है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का काफ़ी प्रकोप रहा है, कई साल यहाँ पर हज़ारों जो बच्चे हैं उनकी मौत भी हुई। कैसे इसको कंट्रोल किया आप लोगों ने, क्या क्या चीज़ें हुई हैं? मैं डॉक्टर प्रशांत अस्थाना हूँ, वर्तमान में जिला अस्पताल गोरखपुर में हूँ। जैसा कि आपने बताया, ये बात सत्य है कि इंसेफ्लाइटिस को लेकर हमारे पूर्वांचल में बहुत सारे हमारे मासूम बच्चों की जानें भी गई हैं, और जो नहीं जाने गई हैं उसमें मानसिक रूप से विकलांगता का बहुत बड़ा एक अभिशाप रहा है। वो जीवित तो हैं, लेकिन जो भी बच्चा किसी के घर में अगर विकलांग हो जाता है तो बहुत बड़ी आफत हो जाती है पूरे परिवार को। इसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे स्टेट लेवल पे मैं तो धन्यवाद दूंगा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इस इंसेफ्लाइटिस को, जब वो नहीं थे मुख्यमंत्री तभी इस मुद्दे को उठाया था, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी एक सेपरेट यूनिट बड़ी सी स्थापित हुई जहाँ पे इंसेफ्लाइटिस के बच्चों को भर्ती किया गया। इसके साथ बताना चाहूँगा कि जो हमारे एम्बुलेंसेज का योगदान रहा है, और जो पीएससी सीएससीज पे एक इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर का एक प्रोग्राम चला था, जिसमें कि जैसे भी किसी बच्चे को अगर किसी भी तरीके का बुखार होता है तो उसको संदर्भित करके जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो देना ज़रूरी होता है। जो झोला छाप डॉक्टरों की वजह से समय बर्बाद हो जाता था, वो उस समय में अगर उनको थोड़ा बुखार डाउन करने की दवाइयाँ हैं, जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे अवेलेबल हमारी किट्स हैं, उसके कारण जो मस्तिष्क में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो बच जाते हैं। इस पे काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया गया। साथ ही जो ये समेकित प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसमें जो आपका सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, जल विभाग है, जो भी सारे विभाग हैं, ये कोऑर्डिनेशन करके हम लोग की मीटिंग्स होती रही स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन इधर 3-4 सालों में आया, और मौतों का आंकड़ा तो आप समझिए कि एकदम नीचे आ गया। तो निश्चित तौर पर जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है उसमें एक दस्तक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था, जिसके तहत जो आशा वर्कर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो गांव-गांव जाकर घरों में दस्तक देते थे और उनको साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी तमाम सारे सुझाव देते थे। इस पूरी जो अभियान है, इसकी कोशिश यही है, इसका प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से जो बच्चे हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की बीमारी का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे होते हैं, बच्चों को भुगतना पड़ता है, तो इनके अंदर कोई बीमारी ना लगे, उसी के तहत जो है वो कोशिशें हुई, और ये कोशिश अब रंग लाई है। 2017 में 60 लोगों की जापानी इंसेफ्लाइटिस से मौत हुई थी, लेकिन इस साल 2023 में एक भी बच्चे की मौत जापानी इंसेफ्लाइटिस से नहीं हुई है। इसका नतीजा यही है कि साफ सफाई संबंधी जागरूकता, टीकाकरण, स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर जागरूकता फैलाया उन्होंने, तो इसका नतीजा है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस से करीब करीब निजात पा गया है ये पूरा मंडल। तो बनेगा स्वस्थ इंडिया का अभियान का भी यही कोशिश है कि साफ़ सफाई से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसको बच्चों तक पहुंचाया जाए, और ताकि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो इन बच्चों को ना हो। गोरखपुर से राजेश गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।